तो हमारे माँ पिता कभी हमारे पीछे इतना नहीं लगते थे, अभ्यास करो, ये करो, स्टडी करो, ऐसा कभी बोलते थे नहीं बोलते थे। आज आप देख रहे हो कि आज की जो जनरेशन है वो बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। फिर भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि क्या है, आज की जनरेशन ओवर पॉजेसिव हो गई है और वो खुद टाइम नहीं दे रही है, वो टाइम दिलवा रही है अलग अलग तरीके से। मतलब क्या है, हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, हम बच्चों को वीडियो गेम्स दे रहे हैं, हमारे बच्चे पूरे दिन में हमारे साथ में रहते नहीं हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे हम पेरेंटिंग बोलते हैं, पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं है, पेरेंटिंग का मतलब उसकी पालना करना। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे पूरा दिन इस व्यक्ति के साथ में रहते। आपण याचा लाभ उठवला पाहिजे। आपण पाहत असाल की अबुधाबी किंवा अरब देशामध्ये कशा प्रकारच्या शिक्षा असतात, कोणत्या गुन्ह्याला किती शिक्षा आहे। आणि तुम्ही जर यूट्यूबवर बघितलं तर तुम्हाला दिसतं की बाबा सर्रास कडक अगदी शिक्षा, म्हणजे मरण देण्यापर्यंतची शिक्षा ही त्या देशात आहे। त्यामुळे त्या देशात सुद्धा या प्रकारचा कुठे आपल्याला गुन्हा करताना कोणाची हिंमतच होणार नाही, तर गुन्हा करताना दिसणार नाही। अशा प्रकारचे जे आता कार्यक्रम आपण राबवून लोकात जागृती दिली पाहिजे, केली पाहिजे आणि सरकारला मदत केली पाहिजे, पीडितांना मदत केली पाहिजे। तर अशा प्रकारचे जे आपण कार्य करत आहात त्याला माझ्या शुभेच्छा आहेत। आणि माझ्याकडे जर कोण आलं तर मी त्यांना नक्कीच मदतीचा हात देईन, त्यांचं कुटुंब पुन्हा एकदा प्रस्थापित होईल। अशा प्रकारे आपण मदत त्यांना करायची, सगळ्यांनी आपण एक इथे शपथ घेऊया आणि ह्या फाउंडेशनला माझ्या शुभेच्छा राहतील। थँक्यू। खूब खूब धन्यवाद बाबा, आपने जो मार्गदर्शन दिया, जो हम लोगों का हौसला बढ़ाया। आप लोग जानते ही हैं कि बाबा के जो सुपुत्र हैं श्री राहुल नार्वेकर जी, जो हमारे क्षेत्र के विधायक भी रहे, पहले भी अभी भी, और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं और अभी भी स्पीकर हैं, इसके पहले भी स्पीकर थे और बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है, इसलिए उनको इस पद पे रखा गया। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो स्पीकर बनाए जाते हैं वो लोग राजनीति में जो घिस पीट के बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, वरिष्ठ हो जाते हैं, ऐसे लोगों को स्पीकर बनाया जाता है। पहली बार ये देखने में आया है कि इतने नवयुवक व्यक्ति को जो पहली बार जब चुन के आए थे उस वक्त ही उनको स्पीकर बना दिया गया था, वो उनकी काबिलियत को देखते हुए और अपने बच्चों को ऐसा काबिल बनाने के लिए माननीय श्री सुरेश नार्वेकर जी ने जो एक पहल की है, लोगों को दिखाया है कि अगर बच्चों को तमाम तरह की बुराइयों से, कुरीतियों से, नशे के जाल से बचाया जाए और उनको सही मार्ग पे ले जाया जाए, तो एडवोकेट होने के बाद में राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से सुरेश नार्वेकर जी जो पहले नगर सेवक रहे, उन्होंने समाज सेवा के कार्यक्रम का करते हुए लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाया। उसके बाद उनके पुत्र मकरंद नार्वेकर जी भी नगर सेवक हुए, राहुल नार्वेकर जी एमएलए हुए, अभी स्पीकर हैं। तो समाज को नशे के इस जाल से बचाने के लिए आज जो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। बंधनला नमस्कार। जन कल्याण फाउंडेशन व पायधुनी पोलीस स्टेशन आयोजित नक्षामुक्ती केंद्र अभियान हे खूपच चांगलं आहे। ह्या साईड मला माहिती नाही ह्या साईडला आहेत की नाही, पण माझं ऑफिस पलीकडे आहे। मी रोज बघते लहान लहान मुलांना या गोष्टी करताना, आणि काही लेडीज लोक आहेत संस्थेचे, ते येऊन त्या मुलांना सांगून समजून घेऊन पण जातात, पण ती पोरं पळ काढतात। आजकालची लोक आता मी बघते मग असून बाहेर उभे राहून ऐकतायत, पण असं नाही की आतमध्ये येऊन बसून आपण ऐकून चांगल्या गोष्टी आहेत त्या का वाईट नाही आहे, ऐकून त्याच्या डोक्यात घेऊन आणि मग घरात जाऊन आपल्या मुलांना समजवायला, ही गोष्ट म्हणजे एकदम छोटी नाही आहे। आज जर आपले लहान म्हणजे 5-6 वर्षाची मुलं जर हे घेत असतील तर खूप चुकीचं आहे। ती आपली नवीन पिढी आहे, त्या पिढीसाठी आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे। आणि जे हे फाउंडेशन सुरू केले आणि त्याच्यासाठी पप्पांनी आणि सरांनी जे ह्यांना बळ दिले, तेच बळ आपण त्यांच्या पाठीशी उभी राहून ते असंच हे फाउंडेशनचं काम सुरू करूया। मला वाटतं आता सगळ्यांनी जागृत व्हायला पाहिजे आणि आपली नवीन पिढी जी येणारी आहे
त्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. कारण का हे सगळं म्हणजे इथेच नाही, भरपूर ठिकाणी हे चालू आहे आणि लहान मुलं भरपूर करतायत, हे चुकीचं आहे. त्यासाठी सगळ्यांना एक हंबल रिक्वेस्ट आहे की सगळ्यांनी एकत्र येऊन ह्या फाउंडेशनला आपण साथ देऊ. आत्ताच ते सर बोलले की आम्ही भांडूपला केलं आहे. भांडूपमध्ये माझं माहेर आहे, तिथे यांनी हा प्रोग्राम केला, त्यांनी फोटो दाखवले. अक्षरशः तुम्ही बघाल ना, शाळेतली लहान लहान मुलं उपस्थित आहेत त्या प्रोग्रामला. असं नाही कोण नाही, लहान लहान मुलं. आता जर स्क्रीन असती तर त्यांना सांगितलं असतं स्क्रीनवरती दाखवा म्हणून. मग आपण का पाठी राहावं आपल्या पोरांसाठी? आपण पण करूया ना. मला पुढच्या वेळेला जेव्हा मी हा प्रोग्राम इकडे करेल तर मला खरंच इच्छुक आहे की आपल्या मुलांना आणून बसवा आणि जे आपल्याला नक्षामुक्ती केंद्राचे सर काय सांगतील हे ते मुलंही ऐकतील आणि याच्या पुढे विचार करतील ही गोष्ट करताना. बस एवढंच माझं बोलणं आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद ताई आपला. और अब हमारे बीच और मंच पे बैठे हमारे सीनियर सुरेश भाई जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी सभी का सफ़र लंबा है, तो उनका आशीर्वाद हमारे सर पे रहना चाहिए. और मेरे दोस्त सुधांशु भट्ट जो है वो राजनीति में वो अलग है, हमारा रिश्ता काफ़ी सालों का है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है. और मैं अगर आपकी इजाज़त है तो मैं मेरे दोस्त के लिए भी एक शॉल लाया हूँ. जो सभी को शॉल पहना रहे, हमें भी उनको शॉल पहनाना चाहिए. तो मैं सुरेश सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा, सुधांशु जी के एक शॉल पेश करें क्योंकि इन्होंने सबको शॉल पहनाई है, तो हमारा फ़र्ज़ है आपको पहनाना. और सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, ये कार्यक्रम हर मोहल्ले, हर जगह, हर गली में होना चाहिए क्योंकि आजकल की हमारी युवी पीढ़ा जो है वो इसके तरफ ज़्यादा जा रही है. सुरेश सर, ये एक 10 दिन पहले का एक इंसिडेंट है. कल मैं उनके कुरान खानी में जाने वाला हूँ. एक 28 साल का बच्चा जो कि न्यूज़ वगैरह में भी आया था, मुमरा में उसका मर्डर. को अपॉइंटमेंट लेके इनके पास जाना पड़ता है, फीस चुकानी पड़ती है, फिर ये अपनी सलाह देते हैं. लेकिन इनकी एक सामाजिक प्रतिबद्धता है कि समाज के उत्थान के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और ख़ास करके ये मामला इतना संगीन मामला है, इतना गंभीर मामला है कि ऐसे मामले में बहुत बार जो परेशान व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, वो आपके पास आने से कतराता है. इसके लिए जैसे अभी अफजल भाई ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसे कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए और हम लोग इन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाएंगे और तमाम जगहों पर छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम लेते रहेंगे ताकि लोगों कहना तक बेच दिया था. अब माँ के पास डोंगरी चारनल का मैटर है साहब, जो डोंगरी चारनल का मैटर. इसलिए ये जो हमारा प्रभाग है, विभाग है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बुरा है, ये अच्छा है. मैं ये कहता हूँ कि समाज में आज हम सब अगर समाज में जी रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, सामाजिक होने के नाते हम उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं. और अभी ये आवाज़ हमने उठाई है बाबा के सहयोग से, सरिता दीदी के सहयोग से, अफजल भाई और हमारे सबसे बड़े भाई आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में. मेरे भाई हैं वो समीर वानखेड़े जी, मेरे बड़े भाई हैं. उन्होंने पूरा मेरे को अपना प्रोत्साहन दिया, अपना
वो हमारे बीच में रहेंगे, अभी हमको जानकारी मिली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर अगल बगल में कहीं पे भी आपके कोई इस प्रकार का व्यक्ति बीमार है, वो बीमार है, कुछ लोग बाहर खड़े हुए सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है अंदर आ जाएं। समीर वानखेड़े जी अभी कुछ ही क्षण में आएंगे। मेरा ये कहना है कि ये बीमारी है, ये नशा जो है ना बीमारी है सर, इसको अदरवाइज में ना देखा जाए। वो बच्चा जो एक बार लेता है 16-17 साल का नशा करता है, वो इंजॉयमेंट के लिए करता है, लेकिन उसके बाद उसकी लत बन जाती है। उस लत को मैं बाबा के माध्यम से आपका इलाज होता है, क्योंकि मैं इसको बीमारी मानता हूँ, इसको नशा नहीं मानता हूँ, ये बीमारी है। तो अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच हम सबके डैशिंग IRS माफी चाहूंगा, IRS हैं और पूरे भारत में जाने जाते हैं। शाहरुख खान के बेटे को उन्होंने कभी दबाव में नहीं रहे, कभी किसी दबाव में नहीं आया हो, किसी का दबाव नहीं झेला उन्होंने, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। उन्होंने बोला कि लहरों में तो सब तैर लेते हैं, लहरों के खिलाफ तैरने वालों का नाम होता है। उसी प्रकार हमारे बीच में थोड़े ही वक्त में हमारे मार्गदर्शक, वो भी मार्गदर्शक है, मेरे बड़े भाई हैं समीर वानखेड़े जी। जैसे ही मैंने उनको अवगत कराया कि मैं ऐसा कुछ कार्यक्रम लेना चाहता हूं, बोले सुधांशु तुम जनता की चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे कार्य में जनता थोड़ा सा पीछे हटती है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे को गवाह तक नहीं मिलते। उन्होंने बताया कि हमारे को गवाह तक नहीं मिलते। आप तो कार्यक्रम लेने जा रहे हो, हमारे सामने केस होते हैं और गवाह नहीं मिलते, हमको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एक मिनट कुछ बोलना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। सर ने जो बताया कि गवाह नहीं मिलते हैं, आज जो नया कानून अब बना है BNS भारतीय न्याय संहिता, उसकी यही खासियत है कि आपको अब जब घटना घटती है, अगर पंचनामे के वक्त पे आपको आना पड़ता था और बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे, अगर आपने अब वीडियो में एक बार पंचनामा कर दिया तो आपको बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको तकलीफ थी, लोगों को और पुलिस को भी तकलीफ थी, प्रशासन को प्रॉब्लम होता था। बुजुर्ग ऐसा नहीं है कि बच्चे ही फंस रहे हैं, हमारे कितने बुजुर्ग भी हैं जो उस नशे में फंस चुके हैं, झुग्गी जैसा तन बना जो पहले था दूर। तो हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि श्री समीर वानखेड़े जी, IAS ऑफिसर, कमिश्नर साहब, जिन्होंने बहुत ही अपने कीमती समय में से अपना समय निकाल के आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज जो ये कार्यक्रम हमारे सुरेश नार्वेकर जी के हमारे बाबा सुरेश नार्वेकर जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आपने ये कार्यक्रम रखा है। नार्वेकर जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी आपको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, बहुत जनों को पता होगा, आप इस इलाके के निवासी हैं, तो इस इलाके में जब मैं NCB में कार्यरत था तो काफ़ी कार्रवाई भी हुई थी इस इलाके में। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है साउथ मुंबई में, तो वो इसी इलाके का है बेसिकली। यहाँ पर जो ड्रग्स प्रचलित है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो अवेलेबल है मार्केट में इलीगली, वो है मेफेड्रोन, जिसे कहते हैं MD। तो यहाँ पर बहुत सारे पेडलर्स भी अब आप लोग को मिल जाएंगे, बहुत सारे सप्लायर भी मिल जाएंगे और कंज्यूमर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे याद है कि यहाँ पर एक कार्रवाई हुई थी जहाँ पर हमने 12 किलो पकड़ा था, 2 वेपन भी पकड़े थे, साथ में कुछ लगभग 2 से 2.5 करोड़ कैश पकड़ा था, यही इलाके में मुझे याद है। और बच्चों को धड़ल्ले से MD बेचा जा रहा था बिना कोई लॉ एनफोर्समेंट के डर के। कार्रवाई की, बंद हुआ, फिर बाद में वो चलता है क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, इलीगल प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है इस धंधे में। मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि जब भी कोई कंजम्पशन करते हुए आपको दिखे, कोई भी परिवार, कोई भी लोग, कोई भी फैमिली में कोई कंजम्पशन करता हो, तो उसको आप लोग सबसे पहला एक एडिक्ट की तरह ना देखें, एक बीमार व्यक्ति की तरह देखें जिसको हेल्प की ज़रूरत है। जब भी कोई एडिक्ट होता है बच्चा तो उसको छुपाए नहीं। बेसिकली हमारे समाज में ऐसा है कि ड्रग अगर एडिक्शन हो जाता है तो छुपाते हैं माँ बाप, उसको छुपाए नहीं, उसको बाहर लेके आए।
बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हैं यहाँ पर। जे हॉस्पिटल भी आपको पता होगा बाजू में, जे हॉस्पिटल में भी फ्री में इलाज होता है। अगर किसको प्राइवेट रिहैब सेंटर में जाना है तो बहुत सारे प्राइवेट रिहैब सेंटर्स हैं। 2-3 महीने में बच्चा, युवक, जो कोई भी होता है, यंगस्टर, वो वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है। तो उसको छुपाए नहीं, उसका इलाज करे। बेसिकली इलाज फ्री में भी होता है, और जिसकी अगर माली हालत ठीक हो तो वो भी कर सकता है उसे। दूसरी बात यह है कि ये तो हो गया एडिक्ट का। अगर एडिक्ट बच्चा हो जाता है तो उसको कैसे पहचाने जाए? सबसे पहला उसका भूख जो होता है, एपिटाइट होता है, खाने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, पेट दर्द होता है, रात में ज़्यादा देर उसका जागना होता है, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, माँ बाप से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है। तो ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बच्चे में, तो उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास या फिर रिहैब सेंटर में आप लेके जाइए। दूसरी बात है जो पेडलर है, अभी पुलिस है, पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट भी करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी करती है, काम बहुत ज़्यादा होता है। पब्लिक पुलिस रेशियो आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर होता है इसमें। तो इसमें पब्लिक का भी हेल्प बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमारे जैसा के मोहल्ले हैं, हमारे रेसिडेंट एसोसिएशंस भी होते हैं, बिल्डिंग के सेक्रेटरी, चेयरमैन भी होते हैं, तो उनकी भी हेल्प लेके ये पेडलर्स लोगों को आप टॉलरेट ना करें। जब भी अगर आपको लगता है कि कोई पेडलिंग एक्टिविटी होती है हमारे इलाके में, तो तुरंत 112 को कॉल करें। दूसरी भी एजेंसीज होती है, उनको इंटीमेट करें। पब्लिक की बहुत कंप्लेंट्स ये भी होती है कि हम अगर पुलिस को इन्फॉर्म करें तो हमारी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमारे पर ही वो लोग आ जाते हैं। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ऐसी, हम लोग को भी ऐसी कंप्लेंट्स रिसीव होती थी। लेकिन मुझे ऐसा कहना है कि अगर आप जैसा कि बीट मार्शल होता है, आपकी चौकी होती है, या सीनियर पीए होता है पुलिस स्टेशन का, अगर आप उनको इन्फॉर्म करें, अगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता तो सीनियर ऑफिसर्स, डीसीपी लेवल ऑफिसर होता है, सीनियर आईपीएस होता है, मेरे लेवल का कोई अधिकारी हो, एडिशनल कमिश्नर रैंक का कोई अधिकारी हो, जॉइंट सीपी हो लेवल का अधिकारी हो, तो मुझे ये 100% आश्वासन जितना भी मुझे पता है कि कोई भी सीनियर लेवल अधिकारी ड्रग रिलेटेड इश्यूज को टॉलरेट नहीं करेंगे। उसका निवारण तुरंत हो सकता है। कहने का अर्थ यही है कि उसे सिर्फ के हाँ हम बीट में बोल दिए फिर भी निवारण नहीं हो रहा, तो आप सीनियर लेवल पे जाएं और फिर बाद में मुझे 100% खातरी है कि उसके ऊपर एक्शन होता है। तीसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि एक कंप्लेंट हमने कर दी है, पुलिस उसको एक दिन उठा के लेके जाती है, दूसरे दिन आ जाता है वो और वापस धंधा स्टार्ट कर देता है। ये भी बहुत सारी कंप्लेंट हमको मिलती है। इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली पुलिस की मिस्टेक नहीं होती है, लॉ इन्फोर्समेंट की मिस्टेक नहीं होती है। हमारे रूल्स ऐसे कहते हैं कि अगर किसके पास में कंजम्पशन क्वांटिटी मिले तो उसको एक दिन में जनरली बेल हो जाती है, मिडिल क्वांटिटी मिले तो 2 महीने में आदमी बाहर आ जाता है बेल पे, अगर कमर्शियल क्वांटिटी मिले तो 2-3 साल में बाहर आता है बेल पे। इसमें बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं और माननीय न्यायालय जो होता है, कोर्ट होता है, वो बेल देता है। पुलिस का काम होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है एक्शन लेके उसे अरेस्ट करना और कोर्ट के सामने, कोर्ट के समक्ष लेके जाना। तो ये न्यायालयिक प्रोसीजर होता है। जुडिशरी भी इसमें बेल देती, जुडिशरी के पास पावर होते हैं। लेकिन हम लोग भी, जब मैं यहाँ पर कार्यरत था तो एक प्रावधान होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिससे कहते हैं पिट एनडीपीएस। उसमें 1 साल प्रिवेंटिव डिटेंशन करके 1 साल आरोपी को डाल सकते हैं, सो दैट वो ऐसे धंधे बंद करें। वो भी पुलिस कर रही है, वो भी काफ़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही है। कहने का अर्थ ये है कि कोई चुप नहीं बैठा है, सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक भी अगर चाहे तो कोई पेडलर की या कोई सप्लायर की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो अपने एरिया में बेचे। यहाँ पर अगर एक जोर से भी अगर संगठित होकर इनको भगाना चाहे तो भगा सकते हैं हम लोग। सिर्फ एक विल की ज़रूरत है, एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है कि साथ में मिलकर इनको बाहर भगाना है। अंतिम में यही कहना चाहूँगा मैं कि ये जो ड्रग का प्रॉब्लम है, हमको बहुत आसानी से लगता है कि अरे ये चर्सी है, गर्द के नशे में है, ड्रग्स पीता है। इसे बेसिकली एक बहुत ही सीरियस इशू है। हमारे बॉडी को नुकसान नहीं, वो तो होता ही है बॉडी को नुकसान, लेकिन उसके अलावा भी हमारे राष्ट्र को, देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। यही पैसे से जो बच्चे ड्रग्स खरीदते हैं, जो हमारे जवान यंगस्टर ड्रग खरीदते हैं, यही पैसे फिर बाद में हवाला के ज़रिए हमारे दुश्मन देश जो है उसके पास जाता है। जो दुश्मन में हमारे जो दुश्मन है हमारे राष्ट्र के, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास जाता है और वही पैसे से पुलिस पे अटैक होती, आर्मी पे अटैक होती, बम धमाके होते हैं। तो इसके लिए हमको तो कतई नहीं चाहिए कि हमारे पैसे ये आतंकवादी गतिविधियों में जाए। तो इसके लिए देश को भी नुकसान होता है और हमारे शरीर को भी नुकसान होता है। लास्ट बात ये कहूँगा मैं
हमेशा ये कहता आया हूँ मैं कि पब्लिक के साथ में जो हमारे अभी यहाँ पर बहुत सारे मस्जिद भी है, उलेमाए भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो उलेमा हैं, आलिम हैं, तो उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं। लास्ट टाइम भी मुझे याद है जब मैं एनसीपी में था तो जुमा मस्जिद में भी एक लेक्चर हुआ था हमारा। यहाँ पर भी एक मेरे ख्याल से पायदुनी में एक मस्जिद में भी एक लेक्चर हुआ था। तो वहाँ पर भी मैंने रिक्वेस्ट किया था आलिमों से कि जब भी जुमे की नमाज होती है या दर्स होते हैं तो उस दौरान अगर पब्लिक को या फिर जो नमाजी आते हैं उनको अगर ये रिक्वेस्ट किया जाए कि जैसा कि शराब को कम्प्लीटली हराम किया गया, सूरह तहरीम में कम्प्लीटली हराम किया गया है, मकरूह भी नहीं है, हराम ही है, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे आपको ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा पता है आपको कि सूरह मैदा में 5वें पारे में भी खमर की चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। खमर की चीज़ों को भी कम्प्लीटली हराम बोला गया है। आयत मेरे ख्याल से आयत 90 में लिखा गया है। तो जिस तरह की से शराब हराम है उसी तरीके से ड्रग्स को भी हराम अगर आप पब्लिक को बोला जाए तो इससे परहेज कर सकते हैं। तो मेरा यही आवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगी कि नमाज के पहले भी दर्सों में ये बोला जाए पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट इससे बच्चे दूर रहें। अगर लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है पकड़ना, अगर पकड़ने के पहले ही बच्चों को अगर बोल दिया जाए, पेरेंट्स को, माँ बाप को अगर बोल दिया जाए तो वो नौबत ही नहीं आएगी बेसिकली। तो इसके लिए मुझे जो रिलीजियस जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उलेमाज होते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा बोला जाए मस्जिदों में। रही बात बाकी की, बहुत सारे मेल आईडीज़ हैं, पुलिस के नंबर से कभी भी कोई एक्टिविटी है तो इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कीजिए, इसको टॉलरेट ना करें, क्योंकि आज अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो ये 10 साल में हर घर में घुस जाए। मेरे भी बच्चे, आप सबके बच्चे हैं, तो आज नहीं रोकेंगे 10 साल में बहुत बुरी परिस्थिति होगी। मुझे पर्सनली नहीं चाहिए कि मेरे राष्ट्र में जो 30% बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान बच्चे हैं, वो गर्द, नशे की, चरस, गांजा ऐसी चीज़ों के नशे में चले जाए और लोग हमारे देश को गंजेड़ी और नशेड़ी बोले। मुझे ये नहीं चाहिए, हम किसको भी ये सब नहीं चाहिए। तो रोकना है तो आज रोकेंगे, तभी वो 10 साल में कंट्रोल होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद समीर वानखेड़े साहब। कंजम्पशन और ड्रग सप्लाई चेन, उसको तोड़ने के लिए इस प्रकार की मुहिम बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मैं हमेशा यही चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी करना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस करेंगे तभी ड्रग का खात्मा हो सकता है। अगर दोनों चीज़ें अलग अलग चलेगी तो एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। दोनों को साथ में होना चाहिए। तो उसी पहल में अवेयरनेस सेशन रखा गया। ग्राउंड ज़ीरो जिसे कहते हैं, जहाँ पर ड्रग कंजम्पशन ज़्यादा है, उसी इलाके में, वही साउथ मुंबई में जहाँ पर बहुत सारे घटनाएं हुई है, जहाँ पर लोग, माता पिता काफ़ी पीड़ित है, फैमिली काफ़ी पीड़ित है। तो ग्राउंड ज़ीरो पे आके अवेयरनेस सेशन रखना मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है। वी शुड एनकरेज दिस एंड मोर सच थिंग शुड हैपन। थैंक यू।